Today's topic is what? Cough in children cast. So ये आपने अभी 2 चैप्टर्स और देखे जिसके अंदर न्यूमोनिया था और क्या था, कास न्यूमोनिया था और एस्थमा था। तो जो भी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर 2 बेसिक चीजें होती हैं, है ना, कोल्ड एंड कफ, राइनाइटिस एंड कफ। ये एक कॉमन सिम्टम सभी के अंदर मिलेगा। एडिशनल सिम्टम्स कब होते जाएंगे? जब उसके अंदर फीवर या इन्फेक्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सिम्टम जो हमको मिलता है वो मिलता है कास या कफ, कफ मिलता है। ठीक है, वो हमको उसके अंदर देखना होता है। कफ कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यूरेशन, कैरेक्टर, क्वालिटी एंड टाइमिंग। ठीक है, आपने अपनी क्लिनिकल क्लास के जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी जब आप शुरू करते हैं क्लिनिकल क्लास का जो बुक है उसके अंदर भी आपको पहले हिस्ट्री के अंदर आपको कास्ट या कफ की जो टाइप्स हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको याद आ रहे हो तो सबसे पहले आपने यही पढ़ा होगा, ड्यूरेशन, कैरेक्टर, क्वालिटी एंड टाइमिंग। फिर ड्यूरेशन क्या हो सकता है? एक्यूट हो सकता है या सब एक्यूट हो सकता है। ठीक है, एक्यूट हो सकता है, सडन ऑनसेट। ठीक है, एक्यूट हमेशा क्या होगी बात, कोई चीज बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो गई तो क्या हो गया, वो सडन ऑनसेट हो गया। और क्या क्या हो सकता है, अगर वो लेस देन 3 वीक्स तक है तो, 1 हफ्ते के अंदर है, 3 हफ्तों के अंदर है तो फिर वो क्या है, एक्यूट कहलाई। ठीक है, और बिटवीन 3 to 8 वीक्स अगर आ रहा है तो उसको हम सब एक्यूट बोलेंगे। ठीक है, ठीक। और क्रोनिक कब बोलेंगे? जब वो 8 वीक से ज्यादा हो जाए, 8 सप्ताहों से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको क्रोनिक बोलते हैं। देन कफ कैन बी नॉन प्रोडक्टिव, ड्राई हो सकता है, या कफ इज विद एक्सपेक्टोरेशन, प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? प्रोडक्टिव कफ हो सकता है और कफ विद एक्सपेक्टोरेशन भी हो सकता है जिसको हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, और दूसरा ड्राई कफ हो सकता है जिसको हम नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। ठीक है, ड्राई कफ अमूमन किस में आता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर ड्राई कफ होता है, या फिर एस्थमेटिक कफ जो होते हैं वो बहुत कम स्पूटम के साथ होते हैं। ठीक है, उसको हम जो होता है अमूमन नॉन प्रोडक्टिव कफ के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, फिर आता है एक नॉक्टर्नल कफ होता है। नॉक्टर्नल कफ जब हमारा जो है नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाए बिकॉज ऑफ कफ, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब रात के समय में ही कफ आता है तो उसको हम नॉक्टर्नल कफ बोलते हैं। फिर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कफ की जो है अलग अलग भी आ सकती हैं, एक साथ मिल सकते हैं बहुत सारी चीजें। और डायग्नोस्टिकली ये एडल्ट्स और उसमें जो चिल्ड्रंस में वो भी अलग अलग तरीके से प्रेसिपिटेट करती है। जैसे बहुत ज्यादा पर्ट्यूसिस किस में मिलेगी? बच्चों के अंदर मिलेगी जिसके अंदर कफ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से बड़ों में अमूमन क्या हो सकता है? ट्यूबरकुलर कफ ज्यादा होते हैं। फिर बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती, ऐसा नहीं होती, उसमें भी। तो इट डिपेंड्स कि बच्चों में किस प्रकार का कफ हो रहा है और बड़ों में किस प्रकार का। बारकी कफ बोलते हैं, जैसे जो है कुकुर खांसी या कुत्ता जैसे जब खांसी कर रहा होता है तब उसको बोलते हैं बारकी कफ। किसमें मिलता है अमूमन? वो पर्ट्यूसिस या जो है कफ के अंदर मिलता है। ठीक है, फिर वाई स्टैको कफ बोलते हैं जब क्लैमेडिया नाम का जो है एक इन्फेक्शन होता है, न्यूमोनिया जिसको जो कॉज करता है वो होता है। कफ कैन बी ड्यू टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, न्यूमोनिया, पर्ट्यूसिस और ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे इन्फेक्शन हैं जिनमें भी कफ मिलता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर कॉमन कोल्ड, सब एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड पर्ट्यूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी आपको एक सिम्टम ऐसा है जिसको बोलते हैं हम कफ, वो मिलेगा ही, चाहे जैसा उसके अंदर प्रेजेंटेशन हो। फिर आता है इन वास्ट मेजोरिटी ऑफ केसेस एक्यूट कफ और कफ विद शॉर्टर ड्यूरेशन इंटरवल्स ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, फिर
जिनके अंदर नॉर्मल CXR यानी कि चेस्ट एक्सरे होता है, उनके अंदर ट्यूबरकुलोसिस की फाउंडिंग अमूमन नहीं मिलती है। लेकिन जिन चेस्ट एक्सरे के अंदर कैविटी टाइप की दिखाई पड़ती है, उसको जो है हम समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो सकता है। तो नॉर्मल के अंदर ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस ऐसा मिलता नहीं है, पर फिर भी लॉन्ग ड्यूरेशनल अगर है, ठीक है, यानी कि जहाँ क्रॉनिक कंडीशन है, 8 हफ्तों या 4 हफ्तों से ज्यादा का कफ हो चुका है, वहां हमको ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रेजेंटेशन है वो जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ वेट हो सकता है, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन हो सकता है, हेमोप्टाइसिस हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको मिल सकती है किसके अंदर, कफ अगर ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है। और एक्सरेज के अंदर कैविटी मिल सकती है। कैविटी देखो कैसी होगी, इस प्रकार की कैविटी आपको एक्सरे के अंदर जब दिखाई, बिल्कुल डोनट के टाइप की कैविटीज आपको मिलेंगी, ऐसा टाइप का दिखेगा, है ना। वाइट ब्लैक के अंदर व्हाइट या व्हाइट के अंदर ब्लैक, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी एक्सरेज के अंदर। ठीक है, जैसे डोनट होता है ना, गोल बड़ा सा होता है, वैसे ही आपको कैविटी मिलेगी। गड्ढे को कैसे देखोगे, एजेस ऊपर रहेंगी, नीचे गड्ढा रहेगा, वैसी कैविटी किसके अंदर मिलेगी, ट्यूबरकुलोसिस के एक्सरे के अंदर। ट्यूबरकुलोसिस हमने पढ़ा है, तो आपको याद होगा आपका जो ऊपर में जो कॉम्प्लेक्सेस थे, उनके कारण फिर वो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बन के कैविटेशन होके सब जगह फैल जाता है, और फिर धीरे धीरे उसको और कॉज करता है। तो याद है कि भूल केशियस मटेरियल हुआ करता था, कैविटी फट जाती थी, फिर वो कैविटी बनती थी, वही सारा प्रोसेस इसमें था। Pertussis being increasingly recognized as the cause of troublesome cough। ट्रबलसम कफ क्यों होता है, क्योंकि पर्ट्यूसिस के अंदर एक लेयर टाइप का रहता है, और वो बार बार जो है कफिंग के लिए जो है वो कफिंग कराता है। ठीक है, आफ्टर अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज क्लियर्ड, पर्सन में बी लेफ्ट विद अ पोस्ट इन्फेक्शियस। कई सारे केसेस के अंदर अगर रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकिएक्टासिस है, इन्फेक्शन, ये सब इन्फेक्शियस है। अगर ये सारे चीजें क्लियर होने के बाद भी कभी कभी लोगों के अंदर कफ जैसा सिम्टम थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशनल हो सकता है। ठीक है, this cough may often persist for the weeks after the illness। ये illness के बाद कुछ कुछ समय तक मिल सकता है। फिर cause of the cough may be inflammation similar to that observed in the repetitive stress disorder such as carpal tunnel syndrome। carpal tunnel syndrome एक जो है डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो यहाँ पर कार्पल टनल होता है, इस जगह का जो बोन्स होती हैं उसके कारण होता है, और वहां पर कफ स्ट्रेस की वजह से आता है। मतलब कोई भी कारण नहीं है कफ का, लेकिन फिर भी कफ का एपिसोड प्रेसिपिटेट कर सकता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सम सराउंडेड स्ट्रेस। ठीक है, कई लोगों में स्ट्रेस की वजह से, भागदौड़ की वजह से कफ प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसका कोई कारण नहीं। ठीक है, फंक्शनल रीजन होते हैं। ठीक, तो वो भी एक कारण होता है कुछ लोगों में कफ होने का, कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कफ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो है। फिर पोस्ट इन्फेक्शन कफ इज टिपिकली डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द कन्वेंशनल कफ ट्रीटमेंट। पोस्ट इन्फेक्शियस है या स्ट्रेस रिलेटेड कफ है, तो हम जो भी ट्रीटमेंट कफ के लिए देते हैं ना, उसके लिए ये रेस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक, जैसे हमने कफ के लिए क्या दिया, हमने आप तौर पे सीतोपलादी चूर्ण का मिक्सचर देते हैं, या फिर हम देते हैं जो कफ के ट्रीटमेंट है, जैसे हम CPM दे सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफेनामिल मैलेट होता है, या एम्ब्रोक्सल देते हैं, या गुआफेनिसिन देते हैं। ये सारी चीजें हम अमूमन इसको देते हैं, कफ के एज अ रेमेडी देते हैं। लेकिन जहां पर पोस्ट इन्फेक्शियस है, या फिर जहां पर स्ट्रेस रिलेटेड कफ है, तो वहां पर ये उतना अच्छा रेस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑफ कफ, है ना। ठीक है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप लेके जाओगे जो हर जगह यूज करते हो। फिर आता है अदर कॉमन कॉजेज ऑफ द कफ इन अ चाइल्ड। किन एक बच्चे के अंदर क्या क्या कॉमन कॉजेज हो सकते हैं कफ के। रिएक्टिव एयरवे डिजीजेस, जहां हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो, जैसे कि कौन सी डिजीज सबसे ज्यादा हुई, कौन सी डिजीज सबसे ज्यादा कफ को कॉज कर सकती है, इस तरह से
रिएक्टिव एयरवे डिजीज आपने पढ़ा है, बताइए, अभी सेकंड लेक्चर उसी का था, फर्स्ट लेक्चर। अस्थमा, अस्थमा क्या है, सबसे ज्यादा हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस कॉज कर सकता है। तो अस्थमा में कफ कभी भी हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस की वजह से प्रेसिपिटेट कर सकता है। फिर GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जिन लोगों का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो अगर प्रॉपर क्लोज नहीं होता है, या फिर क्लोज ओपन होने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जिनके अंदर बहुत ज्यादा एसिड बनता है, तो वहां पर क्या होता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्सेस होते हैं। मतलब ये जो अंदर का एसिड है वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकल के आ जाता है। ठीक है। एयर पॉल्यूशन, ये तो खैर सभी जानते हो, दिल्ली का हाल वैसे ही है। तो कोई बोले कि हमको दिल्ली में रह के कफ नहीं आ रहा तो बड़ी बात है। फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी, आपके गले में आप कुछ खा रहे हैं और अचानक जो है खाना खाए, और खाना जाना था ईरगांव, पहुंच गया बीरगांव, तो अब उसने जब वो गया तो उसने जो है भयंकर कफिंग शुरू कर दी। तो फॉरेन बॉडी एक। फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस इनहिबिटर्स बोलते हैं इनको, इनकी वजह से भी जो है कभी कभी कफ प्रेसिपिटेट हो सकता है एज अ साइड इफेक्ट। फिर साइकोजेनिक कफ, मैंने बताया स्ट्रेस रिलेटेड कफ। ठीक, किसी के को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कफ प्रेसिपिटेट कर दिया, तो ये भी हो सकता है कफ के कारण एक। फिर साइकोजेनिक कफ, एक हैबिट कफ या टिक कफ भी बोलते हैं। हैबिट कफ की मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी आई जहां पर उसको कफ प्रेसिपिटेट होता है तो वो कफ प्रेसिपिटेट हो ही जाएगा। तो ये हैबिट कफ हो गया कि भाई किसी को स्कूल जाना है बच्चे को, और सुबह बस आके उसकी खड़ी हुई है, बस हॉर्न बजा रही है, और उसके बाद जो है उसकी मम्मी भी उसको तैयार करी, तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। उसको अभी सो के उठा है, तो अब वो आधे घंटे का काम उसको 15 मिनट में करना है। ठीक है, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो कई बार बच्चे ऐसी चीजों को अवॉइड करते हैं, तो कफ होना, पेट में दर्द होना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। तो कैसे होता है, किसी भी बच्चे को अगर पूछोगे भैया उसको फंक्शनल इशू हो रहा है, तो उसको कहाँ पे हाथ रखता है, ही जस्ट पुट हैंड लाइक दिस। ठीक है, जिसको फंक्शनल इश्यूज होते हैं उसका कोई भी एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, उसको नॉर्मल केसेस के अंदर जहां पर पेट दर्द होता है, कहाँ पेट दर्द हो रहा है यही सोच पूछते हैं, तो यहाँ यहाँ बता सकता है। लेकिन जहां फंक्शनल या साइकोसोमेटिक कॉजेज है वो हमेशा ऐसे। ठीक है, ये सबसे बड़ा तरीका है देखने का। न्यूरोजेनिक कफ, ठीक है, कई बार कुछ जो है नर्व्स का इरिटेशन भी जो है, जैसे वैगल नर्व इनमें वो है, वो भी कफ को प्रिसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं एक बच्चे के अंदर कफ होने के। कफ का ही एक भाई है कौन, कोल्ड। ठीक है, कोल्ड या फिर जिसको हम कोराइजा बोलते हैं। ठीक है, तो कोल्ड को और नाम बोला जाता है नेज़ोफेरेंजाइटिस, या फिर राइनोफेरेंजाइटिस, या एक्यूट कोराइजा। ठीक है, तो कोल्ड के अंदर क्या है कि ये ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, और प्राइमरी नोज को इफेक्ट करता है बात समझ में? क्या क्या चीजें हैं ये, प्राइमरीली क्या इन्फेक्शन है, ये नोज का इन्फेक्शन है, और प्राइमरी वायरल होता है। ठीक है, फिर सिम्टम्स इंक्लूड क्या क्या करेंगे वहां पर आएगा कफिंग आएगी, सोर थ्रोट आएगा। ठीक है, रनिंग नोज हो सकती है जिसको हम राइनोरिया बोलते हैं, स्नीजिंग हो सकता है, छींक आना, फीवर होना। ये अमूमन 7 से 10 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, और विद सिम्टम्स लास्टिंग अप टू 3 वीक्स, 3 हफ्तों तक ये सिम्टम्स लास्ट कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड को करने के लिए लगभग 200 वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ठीक, कॉमन कोल्ड होता कोरोना वायरस से भी था, लेकिन कोरोना वायरस खतरनाक डेडली वायरस हो चुका था, जबकि ऐसा नहीं है कि वो नया निकल के आया हो। कोरोना वायरस का जिक्र बहुत सारी पुरानी किताबों में भी हुआ करता था, लेकिन आने वाले समय के साथ, बदलते समय के साथ, म्यूटेट होने के बाद वो कोरोना वायरस बहुत डेडली हो गया। ऐसा नहीं कि वो चला गया, वो आज भी है, लेकिन शायद कुछ म्यूटेशन की वजह से उसका वो चीजें अब कम हो गए। तो
एक कॉमन कोल्ड को करने के लिए फिर से वही बात है, कितनी चीजें कितने लोग हैं, 200 वायरस बताए गए हैं जो एक काम कर सकते हैं। फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर लूजली डिवाइडेड इन द एरियाज, जहां पर ये कॉमन कोल्ड हो सकते हैं, जिनके कारण हो सकता है। तो ज्यादातर ये नोज को अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये थ्रोट को, जिसको हम फेरेंजाइटिस बोलते हैं, और या फिर ये साइनसेस में होता है। जब पहुंचता है इसका असर तो इसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं, जो कि साइनसेस यहाँ यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हो सकता है। अगर ये दोनों आंखों के अंदर इफेक्ट कर रहा है तो कंजक्टिवाइटिस भी हो जाती है। Symptoms are mostly due to the body's immune response to the infection rather than tissue destruction by the virus themselves। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इन्फेक्शन जो है ज्यादातर किसके कारण होता है, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिवेंशन इज बाय हैंड वॉशिंग। अगर आप हैंड वॉश कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप भी सही हो सकती है। ठीक है, और आप फेस मास्क का यूज करते हैं। ज्यादातर बच्चे आप देखते होंगे जो इन्फेंट्स अपनी ओपीडी में आते हैं, उनकी माओ को एक पूछना बात जरूरी होता है, कि माँ को पूछना कि क्या आपको भी कोल्ड है, क्योंकि उनको तो कोल्ड बहुत हल्के में छोड़ देता है, लेकिन बच्चों के अंदर कोल्ड कहीं ना कहीं जो है बड़ी समस्याओं में रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, या फिर न्यूमोनिया या एस्थमा जैसे कंडीशन छोटे बच्चों के अंदर हो सकती है। सबसे ज्यादा समस्या वाला कौन सी बात है, वो है न्यूमोनिया। ठीक है, अभी तक न्यूमोनिया तो आप लोगों को देखते देखते बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूमोनिया में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, फिर आते हैं कॉमन कोल्ड में भी ओकेजनली लेड बाय द न्यूमोनिया, वायरल न्यूमोनिया या सेकेंडरी बैक्टीरियल न्यूमोनिया के अंदर भी है प्रिसिपिटेट। जो हम अभी बात कह रहे थे वही बात देखो ये लाइन भी बोल रही है कि अमूमन कॉमन कोल्ड अगर हो रहा है तो कई बार वो बच्चों के अंदर न्यूमोनिया या वायरल न्यूमोनिया या सेकेंडरी बैक्टीरियल न्यूमोनिया में आ सकता है। फिर नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड एग्जिस्ट बट सिम्टम्स में बी ट्रीटेड। तो एग्जैक्ट कॉमन कोल्ड के लिए कोई भी अभी तक जो है दवा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन है। बट जो उनके सिम्टम्स हैं उनके लिए जरूर थोड़ी बहुत दवाएं खोजी गई है। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन मे बी ह्यूमंस विद एवरेज एडल्ट्स एंड 2 to 3 कोल्ड एक बार में होता है। एवरेज एडल्ट को साल के अंदर 2 से 3 बार कोल्ड के एपिसोड्स आते हैं, और 6 to 12 एपिसोड एक बच्चे में आ सकते हैं। ठीक है, कोल्ड का इन्फेक्शन बच्चों के अंदर ज्यादा हो सकता है। फिर प्रतिशय, प्रतिशय के बारे में बताया कि भाई दल्हन हमको बोलते हैं कि भाई वात प्रति अभिमुखम शायम गमनम कफादीनाम यत्र सा प्रतिशय, है ना। वात कफ का इन्फेक्शन है, और जहां से मुख इत्यादि से वो गमन करता है कफ, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशाय बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्रतिशाय। प्रतिशाय के अंदर क्या क्या चिकित्सा हो सकती है, तो 9 प्रतिशाय अगर है तो मृत्युंजय रस, शंग भस्म, शंग्यादि चूर्ण, स्फटिक भस्म या वनफ्शा क्वाथ का हमको प्रयोग करना चाहिए अगर 9 प्रतिशाय है। जीर्ण प्रतिशाय है तो फिर नारदीय लक्ष्मी विलास रस, अभ्रक भस्म, गोदंती भस्म या पंचकोल चूर्ण को हम मधु के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी, भी क्या क्या अवेलेबल हमारे पास हो रहा है। दुष्ट प्रतिशाय के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा राइनोरिया हो रहा होता है, वहां पर मकर ध्वज, प्रवाल भस्म, अमृता सत्व एवं शीतोपलादी योग को किसके साथ देना चाहिए, च्यवनप्राश के साथ दे देना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त ग्रंथ संदर्भ में बहुत से योग दिए गए हैं जिसका हमको प्रयोग करना चाहिए। जैसे जीर्ण प्रतिशायों के अंदर नस्य का बहुत अच्छा रोल है, तो अणु तेल, षड बिंदु घृत और व्याघ्री तेल, इन सब का यूज होना चाहिए। तो अणु तेल देते भी हैं। योग के अंदर बहुत अच्छा है चित्र खरीद की का प्रयोग करना चाहिए। अगस्त्य हरिकी और पिपली पाक, इन्होंने पिपली पाक दिया है वैसे, है ना। 64 प्रहरी पिपली का भी यूज उसके अंदर किया जा सकता है। फिर क्वाथ का प्रयोग करेंगे तो गोजिव्यादि क्वाथ, सुरसादि क्वाथ और दशमूल क्वाथ। गोजिवा का क्वाथ का बहुत अच्छा यूज होता है, पर अवेलेबिलिटी यहाँ थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, लेकिन हम लोग एनआईए में थे तो वहां पे अच्छा
अवेलेबिलिटी गोजुब आदि की बात की थी और अच्छा उसका रिजल्ट भी रहता है। ठीक है, तो आप लोग अपने आगे चीजों में प्रयोग कर सकते हो। फिर कास है, आप लोग कास को जैसे इन्होंने बताया कि धूमोपघात प्रशस्त व्यायाम रुच अन्नपान निषेवणाच विमार्गत्वाच ही भोजनस्य वेगावरधात छवतोस्तथैव प्राणुत्थान अनुगतः प्रदुष्ट स भिन्न कांस्य स्वन तुल्य घोषा निरेति वक्त्रा सहसा सदोषो मनीषी भी कास इति प्रतिष्ठा। तो कास के बारे में माधव निदान ने ये सब क्या दिए, निदान दिए। ठीक है, तो धूम उपघात, और उन्होंने देखो जो व्यायाम है इन सब चीजों को भी बताया कि कई बार अधिक व्यायाम के कारण भी ये सब चीजें प्रेसिपिटेट हो सकती है। पूर्व रूप, उन्होंने कहा भाई पूर्व रूपम भवेत तेषाम सुख पूर्ण गलास्यता, ऐसा लगता है कि गले के अंदर शुक या कांटे हैं, वो ऐसा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कंठे कंडूश्च भोजयानाम अवरोधस्य जायते, तो कंठ में कंडू हो सकता है। ठीक है, कंठे कंडूश्च, और भोजन का अवरोध को निगलने में समस्या हो सकती है कास को। चिकित्सा के अंदर तो बहुत सारी चीजें क्या है, एंटीबायोटिक और इत्यादि का प्रयोग करने के साथ में हम जो है, हमको बाल चातुर्भद्र, बालार्क रस और कुमार कल्याण रस, इन सब का प्रयोग किया जाता है। अगर कास सूखा है, सूखी खांसी के अंदर चंद्रामृत रस का बहुत अच्छा प्रयोग है, महालक्ष्मी विलास रस और यवक्षार मिला के हम देते हैं। यवक्षार क्या काम करता है, कफ के भेदन का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद शुष्क काश के अंदर क्या है, अपामार्ग क्षार और तुलसी तालीस आदि चूर्ण का प्रयोग हम कर सकते हैं, और वासा स्वरस के साथ हम इसको देना चाहिए। फिर इसके बाद जो हमारे अपर थ्रोट के इरिटेशन को कम करने के लिए हम व्योषादि गुट्टिका या फिर हम मुलैठी का प्रयोग कर सकते हैं, लवंग का प्रयोग कर सकते हैं, लवंग आदि वटी का यूज कर सकते हैं। फिर आर्द्र काश, जहां बहुत ज्यादा कफ आ रहा है, वहां पे हमको लक्ष्मी विलास, चंद्रामृत रस, कफ केतु रस, इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रामृत के स्थान पर संगाराभ्र रसधि का भी हम यूज कर सकते हैं। विभेत का अवलेह, आर्द्र अवलेह, व्याघ्री हरित की, और पंचकोल घृत दुग्ध, ये सारी चीजों का भी प्रयोग हमको आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है कास का चैप्टर ये खत्म होता है।